नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में। और हम सबको पता है कि 1 फरवरी 2023 को हमारे देश का वित्तीय बजट आता है, जो हम लोग के बीच आ चुका है। और वित्तीय बजट के विश्लेषण के लिए मैंने एक बहुत बड़े के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सी अतुल अग्रवाल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, जिससे बजट में जो जो चेंजेस आए हैं उस पर हम बारीकी से सर के साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकें। और मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय हमारे को दिया। थैंक यू विनीश जी फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए और सभी दर्शकों के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। चलिए शुरुआत करते हैं सर डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल से। डायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस आए हैं। हर आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस की। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, सेक्शन 44AD जो पहले कहता था कि 2 करोड़ से अगर ऊपर आपका टर्नओवर होगा तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, इसमें भी क्या कोई चेंजेस आया है? 44AD जो स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स के लिए और बिजनेस वालों के लिए है, 2 करोड़ रुपए तक अगर उनका टर्नओवर है तो वो अपना 8% इनकम उसमें शो कर सकते हैं। इसमें अगर जो रिसिप्ट्स बैंक के थ्रू हो रही है तो उसमें 6% की रिक्वायरमेंट थी। इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने अभी 3 करोड़ का प्रपोजल किया है, लेकिन उसमें कंडीशन एक ये रखी है कि जो कैश रिसिप्ट्स हैं दे शुड नॉट एक्सीड 5%। मतलब अगर मान लीजिए मेरा टर्नओवर 2.5 करोड़ है, अब उस 2.5 करोड़ का 5% से ज़्यादा अगर कैश रिसिप्ट्स हैं तो फिर मैं इस वाले सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता और मुझे 44AB का नॉर्मल ऑडिट कराना होगा। लेकिन अगर मेरी कैश रिसिप्ट 5% तक है तो एडिशनल 3 मिलेगा, लेकिन अगर 2 करोड़ तक है तो 5% नहीं देगा। मतलब 3 करोड़ का है और 5% मेरी रिसीप्ट्स हो रही हैं तो मुझे ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं 44AD में रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। ऐसे 44ADA में भी अमेंडमेंट आई है, वो प्रोफेशनल्स को लेके आई है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स है सर? उसमें भी बिल्कुल सेम अमेंडमेंट है, बस जो लिमिट थी उन लोगों की 50 लाख रुपए थी। 50 लाख तक 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करके बिना ऑडिट के चल सकता था। अब उस लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 75 लाख कर दिया और 5% कैश रिसिप्ट वाली कंडीशन सेम है। अगर कैश रिसिप्ट 5% से ज़्यादा है टोटल के तो फिर आपको 50 लाख तक ही ये बेनिफिट मिल सकता है, फिर 75 की लिमिट अप्लाई नहीं। और 43B में भी कुछ सर चेंजेस आए हैं, वो क्या हैं? 43B मैं अपने दर्शकों को एक बार पहले ये बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के जिनको डिडक्शन सिर्फ पेमेंट बेसिस पे मिलती है। मींस कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। हाँ, जो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं वो उसका क्लेम कर सकते हैं अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उन्होंने उन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया है। इसमें जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट है, बैंक के इंटरेस्ट का पेमेंट है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड थी। एक नया पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ऐड किया इस साल से कि अगर कोई भी एसएससी किसी एमएसएमई एंटरप्राइज को, यूनिट को कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा है, सपोज आप किसी एमएसएमई से परचेज किए हैं या फिर आपने उसको किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, तो आपके बिजनेस में उसकी रिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगी। अगर वो ड्यू है और पेड नहीं है तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, जो एसएससी एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं दे कैन क्लेम द रिडक्शन इफ दे पे द अमाउंट विद इन टाइम एज गिवन इन एमएसएमई एक्ट। यहाँ रिटर्न फाइलिंग की डेट से मतलब नहीं है, एमएसएमई एक्ट में जो ड्यू डेट्स हैं उस तक पेमेंट करने पे अलाउ है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप नियमों का पालन करें पूरा सही से तो आपको डिडक्शन से मिल जाएंगी। बेसिक कह ये रहे हैं कि एमएसएमई का पैसे टाइम से दीजिए। स्टार्टअप्स कहते हैं कि हमारा देश स्टार्टअप्स की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स विदेशों से सीख के हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे भी स्टार्टअप्स, बच्चे हमारे पढ़े लिखे बहुत हैं, वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हर सिटी में बहुत आ रहे हैं। तो स्टार्टअप को लेके भी क्या सरकार ने कोई चेंजेस करे हैं? जी, स्टार्टअप में जो नए स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं उनको कुछ टैक्स में छूट दी गई थी, जिसका पीरियड 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा था। मतलब जो कंपनीज 31 मार्च 23 तक इनकॉर्पोरेट हो रही सिर्फ उन्हीं को एलिजिबिलिटी थी।
उस एलिजिबिलिटी को 1 साल और बढ़ाया गया है। तो 31 मार्च 24 तक अब जो भी एंटिटीज और इनकॉर्पोरेट होंगे, दे कैन क्लेम दिस डिडक्शन। इसके अलावा स्टार्टअप में कई बार आपने देखा होगा कि जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे केस में शुरू में नॉर्मली इनमें लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस वो 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे ओनरशिप चेंज होने के बाद। नाउ दैट लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 10 ईयर्स। तो स्टार्टअप अभी 1 साल और दिया और 10 साल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। मतलब 1 साल आ गया और 10 साल तक का इसमें ये फ़ायदा हो सकता है। हमारे बहुत सारे दर्शकों की अपील भी पेंडिंग है, तो अपील को लेके भी क्या कोई अमेंडमेंट आई है उसमें? जी, अपील्स में अभी तक जो फर्स्ट अपील होती है वो कमिश्नर अपील अथॉरिटी के पास होती है, और नॉर्मली कमिश्नर अपील काफ़ी बिजी रहता है, अपील डिस्पोज होने में अच्छा समय लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 100 जॉइंट कमिश्नर्स को अपील सुनने के लिए ऑथोराइज किया जाएगा, और जो स्मॉल टैक्स अपील्स होंगी वो हियरिंग कर सकेंगे। अभी स्मॉल अपील्स क्या होंगी उसके रूल्स आगे आएंगे जो कि गवर्नमेंट बताएगी। तो इससे अपील, छोटी अपील्स तेजी से डिस्पोज होंगी, डिस्पोज ऑफ जल्दी करना चाहते हैं। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, मतलब हम कभी भी कोई भी मकान बेचते हैं और उसको री इन्वेस्ट करने का हमें सरकार ने एक ऑप्शन दिया हुआ है 54F में, क्या इसमें भी कोई चेंजेस आया है सर? जी, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके पास में बहुत सारा है, मतलब हम और आप तो छोटा मोटा घर बेचा, खरीदा, कुछ और बेच के घर खरीद लिया और 54 या 54F की छूट ले ली। अब किसी ने 200 करोड़ का घर बेचा, उस पे उसका 60 करोड़ का कैपिटल गेन है, और उसने एक नया घर 70 करोड़ का, 60 करोड़ से ज्यादा का लेकर के पूरी डिडक्शन, तो वहां पे दे हैव कैप्ड द डिडक्शन टू 10 करोड़। तो ये सिर्फ अल्ट्रा HNI जो लोग हैं उनको प्रभावित करेगा। बहुत ज्यादा बड़े लोग बहुत बड़े ट्रांजेक्शन्स पे छूट ले रहे थे, उसको ले। तो मतलब आपको लगता है ये रोटी कपड़ा मकान की जो डेफिनेशन थी, इसमें अब एक वर्ड और बढ़ा देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और बड़ा मकान? जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आजकल सर ये Dream11 और बहुत सारी ऐसी कंपनीज चल रही हैं जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह खिलाती हैं। ऑनलाइन गेम्स पे इनकम पे भी क्या कोई चेंजेस आया है सर? ऑनलाइन गेम्स पे टैक्स पहले भी था, 30% ये कैजुअल इनकम में आता है, और इसके ऊपर जो TDS के नियम थे उसमें ये था कि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम होगी तो TDS होगा। मतलब सपोज करिए मैंने कोई ऑनलाइन गेमिंग किया और 2,000 रुपये अर्न हुए, अब वो 2,000 टैक्सेबल तो था लेकिन उस पर TDS नहीं होता था क्योंकि 10,000 की वहाँ थ्रेशोल्ड थी। अब उन्होंने क्या किया, उस थ्रेशोल्ड को ख़त्म कर दिया। तो अगर आप 200 रुपये भी ऑनलाइन गेमिंग में अर्न करेंगे तो 30% TDS काटने के बाद ही आपको अमाउंट मिलेगी, और TDS अलग है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शायद दिखा नहीं पाते थे या भूल गए या वॉटेवर, लेकिन अब दैट विल बी कवर्ड और उस पर पूरा टैक्स कलेक्शन होगा। मतलब ऑनलाइन गेमिंग में अब आपके 26 CS में शो करेगा और उसका टैक्स कटेगा, तो उसे छुपा नहीं सकते अब कोई भी। सबसे ज़्यादा जो आम आदमी लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हमारी टैक्सेशन लिमिट पे, स्लैब पे, कि स्लैब क्या बदलेगा नहीं बदलेगा। तो सरकार ने कहीं कहीं कहा है कि 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या वाकई में 7 पे अब कोई टैक्स देना नहीं है हमें? देखिए विनीश जी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा तरह तरह की बातें सोशल मीडिया और सब जगह पे चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं देयर आर 2 रिजीम्स, एक ओल्ड रिजीम चल रहा है और एक न्यू रिजीम जो कि सेक्शन 115 BAC में इंडिविजुअल्स के लिए है। तो जो ओल्ड रिजीम है उसमें कहीं से कहीं तक कोई बदलाव नहीं है जी। 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन थी, वो 2.5 लाख ही है। जो कहीं कहीं पर खबर आ रही कि 3 लाख कर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो 87A की डिडक्शन 5 लाख रुपए तक इनकम होने में 12,500 मिलती थी, वो भी सेम टू सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो चेंजेस प्रपोज्ड हैं वो सिर्फ न्यू रिजीम में है। न्यू रिजीम इस बार से एक तो डिफॉल्ट कर दिया, मतलब अभी तक क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट आप ओल्ड रिजीम में थे
एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर द न्यू रिजीम तो आपको ऑप्ट इन करना पड़ता था, उसका फॉर्म भरना पड़ता था। बिजनेस वाले केस में आप उसको एक बार ऑप्ट इन करके ऑप्ट आउट कर सकते थे, फिर नहीं होता था, और बाकी केस में ईयर टू ईयर चेंज हो सकता था। अब उन्होंने उल्टा कर दिया, उनका कहना है ओल्ड रिजीम खत्म, अब न्यू रिजीम इज बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ओल्ड रिजीम लेना है तो फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको ऑप्ट इन करना पड़ेगा, और सेम अगर बिजनेस इनकम है तो एक बार ऑप्ट इन करने के बाद आप उसको एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और बाकी अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो ईयर टू ईयर वो चेंज कर सकते हैं। एक चीज न्यू रिजीम में अब उन्होंने एक तो स्लैब्स में चेंजेस किए, और जो 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 करके होता था, 2.5 लाख के स्लैब्स थे, वो 3 लाख कर दिए। 0 से 3 लाख इनकम पे नो टैक्स, 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, फिर 15, फिर 20, उसके बाद 25% का स्लैब नहीं है, और 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होने पे इट इज डायरेक्टली 30% टैक्स, 25% वाला स्लैब हटा दिया। तो एक तो ये चेंज हुआ। तो न्यू रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख हो गई, ओल्ड रिजीम में 2.5 थी, 2.5 है। दूसरी चीज 87A की जो रिबेट थी, जो कि ओल्ड रिजीम में 12,500 थी, उसको न्यू रिजीम में 25,000 कर दिया, और 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कर दिया। तो अभी अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है और वो न्यू रिजीम ऑप्ट करता है, न्यू रिजीम में उसको एचआरए की रिडक्शन नहीं मिलेगी, उसको 80C की रिडक्शन नहीं मिलेगी, उसे कोई और 80D, 80U, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, ये सब नहीं मिलता है। तो नॉर्मल कोर्स में थोड़ी सी इनकम बढ़ जाती है। अगर वो 7 लाख रुपए तक है और उसमें कोई स्पेशल रेट वाली इनकम शामिल नहीं है, तो उसका टैक्स 25,000 बनता है, और 25,000 की छूट मिल जाती है, टैक्स 0 हो जाता है। लेकिन अगर ओल्ड रिजीम है तो वो 5 लाख तक ही छूट रहेगी, 12,500। फर्दर 7 लाख से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, हमारी जो 25,000 की स्पेशल छूट है वो खत्म हो जाती है। तो अगर इनकम आपकी 7 लाख से मान लीजिए 1,000 रुपये भी ज़्यादा है, तो आपको वो 25,000 रुपये देने ही देने हैं, प्लस जो 1,000 पे 10% टैक्स लगेगा वो भी लगेगा। यहाँ पर एक मार्जिनल रिलीफ की शायद ज़रूरत थी, बट वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बस सरकार कह रही है कि आप ओल्ड रिजीम नहीं न्यू रिजीम ऑफ करो, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट मत करो आप, मतलब क्या सरकार ये कहना चाह रही है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरफ मत भागो, बस टैक्स इसके अकॉर्डिंग सिंपली निकालो और पे कर दो? जी, इसमें देखिए विनीत जी, क्या होता है कि 80C सबसे बड़ा मैटर है, और 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन बहुत सारे लोग, खास तौर से जो सैलरी क्लास है, वो ले लेते हैं। अब न्यू रिजीम में वो डिडक्शन नहीं है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होंगे, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को जो गवर्नमेंट यहाँ प्रमोट कर रही है वो अब उसकी जगह एक्सपेंडिचर को प्रमोट कर रही है। तो एक तो बचत कम होगी, तो आप अगर देखेंगे तो आज इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर उनके स्टॉक्स पे भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का था। एक तो ये इन्वेस्टमेंट्स का बहुत डिस्करेजमेंट हुआ इस तरीके से, और दूसरा एक उन्होंने जो बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उस पर टैक्स लगा दिया, जिस पे हम अभी बात करेंगे। तो ये इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजम्पशन इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं, और जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो वो गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, तो यहाँ छोड़ के कहीं ना कहीं वो वहां से उधर से जेब में से निकाल लेंगे आपकी, मतलब एक जेब से निकलेगा दूसरी जेब में चला जाएगा, अल्टीमेट देना मिडिल मैन को ही है, उसी को सरकार को पे करना है। तो अगर ओल्ड रिजीम की मैं बात करूँ, 5 लाख तक की मेरी एग्जम्पशन है, 80C में 1.5 लाख की कर लेता हूँ, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लेता हूँ, तब भी तो मैं ओल्ड रिजीम में 7 लाख पे पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल सर, वो भी तब जब आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो अभी उसका और बेनिफिट मिल जाएगा, एचआरए अगर है आपको तो और ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से तो ओल्ड रिजीम ठीक है अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ तो। एक एवरेज कैलकुलेशन अगर करते हैं हम, तो 15 लाख 15.5 लाख की एक फिगर निकल के आ रही है। अगर उससे ज़्यादा की मेरी सैलरी होगी और मैं न्यू रिजीम ऑप्ट करूँगा तो शायद मेरे को 52,500 का फ़ायदा मिलेगा। जी, 15.5 लाख पे 52,500 का मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा, और वो न्यू रिजीम टू न्यू रिजीम कंपेयर कर रही थी।
उस उनकी उस लाइन से बड़ा कंफ्यूजन हुआ बजट में। कुछ लोगों को ये पहुंच गया कि स्टैंड डिडक्शन 52,500 हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। स्टैंड डिडक्शन 50,000 थी और न्यू रिजीम में अलाउ कर दी है, जो कि पिछले साल तक नहीं होती थी, वो उन्होंने अलाउ कर दी है, लेकिन वो 50,000 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरी ओर क्योंकि जो टैक्स रेट्स 2.5 लाख के स्लैब्स थे वो 3 लाख के कर दिए गए हैं, तो उन्होंने कैलकुलेशन ये बताई कि 15.5 लाख की अगर इनकम है तो जो पिछले साल के रेट्स और इस साल के रेट है उसका डिफरेंस जो है वो 50 to 500। मतलब कुल मिला के आपके अकॉर्डिंग न्यू रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर केस टू केस देखना 15 पड़ेगा, लाख से ऊपर अगर सैलरी है कैलकुलेट तो करना पड़ेगा 15 लाख से ऊपर सर, सैलरी उसमें भी है। कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि HRA और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और उसके पास और क्या डिडक्शंस हैं, 80C कितना है, डी कितना है, कोई स्पेशल डबल डी या यू जैसी कोई चीज़ तो नहीं है, तो देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस को लेके भी सर क्या कोई चेंजेस आए हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शंस विनीश जी, एक तो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में 50,000 रुपये था ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में नहीं होता था, लेकिन इस साल से उन्होंने उसको न्यू रिजीम में भी अलाउ कर दिया कि भैया ठीक है, न्यू रिजीम वालों को कुछ तो दे दो, कोई तो छूट दे दो किसी तरीके की। अदरवाइज लोग ऑप्ट ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग शायद न्यू रिजीम में जा रहे हैं, तो एक 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अब न्यू रिजीम में भी मिलेगी और दोनों जगह जी। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन में 15,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दूसरी है, वो भी अब न्यू रिजीम में अलाउ की जाएगी। आजकल क्या है, हमारे देश के बच्चे बाहर पढ़ने बहुत जाते हैं और मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी हम लोग बहुत विदेश जाते हैं, तो क्या कोई TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस में भी कोई सरकार ने चेंज किया है क्या? जी हाँ, जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी उस पे TCS के प्रोविजंस लास्ट ईयर तक आए थे। अगर कोई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में कर रहा है तो 5% वहाँ पे TCS हो रहा था। उस 5% TCS को इस बार बढ़ा करके 20% कर दिया गया है, लेकिन इसमें एजुकेशन और मेडिकल वाले प्रोविजंस सेम ही रहेंगे। उनका जो TCS 0.5 और 5% था वो उतना ही रहेगा। ये अदर देन एजुकेशन और मेडिकल में 5 से बढ़ाकर 20% है। यानी अब फॉरेन रेमिटेंस इतना इजी नहीं रहेगा, उस पर भी TDS अब TCS आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा होता है। ये एकदम इंश्योरेंस कंपनी में एक ऐसी बात बोली उन्होंने कि इंश्योरेंस कंपनी के एकदम शेयर धड़ाम हो गए, ऐसा क्या बोला था? सर एक तो न्यू रिजीम में जैसे कि शिफ्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज कर रहा है। दूसरी चीज, एक सेक्शन है 10 क्लॉज 10D, उसमें वो कहता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर कोई भी पैसा आपको मिलता है ऑन डेथ ऑफ द पर्सन और ऑन इट्स मैच्योरिटी, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। कुछ कंडीशंस हैं कि जो प्रीमियम है दैट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम एश्योर्ड, पुराने समय में 20% होता था। उसमें उन्होंने इस बार एक नया प्रपोजल ये किया कि अगर आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है पॉलिसी का, तो इन दैट केस जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ उन पॉलिसीज पे लगेगा जो 1423 या उसके बाद इशू होंगी, और अगर डेथ पर पैसा मिलेगा तो एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगी। तो ये प्रोविजन भी जो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या अल्ट्रा एज, उन्हीं पर जाएगा। बाकी लोगों को तो 5 लाख की पॉलिसी बहुत बड़ी होती है। मतलब 5 लाख की प्रीमियम की बात कर रहे हैं या मैच्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे? प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम की बात हो रही है, ओके। 80G में भी डोनेशन जो हम देते थे उसमें भी सरकार कह रही थी कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड करके, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 3 फंड होते थे, इन तीनों का नाम रिमूव किया गया है। क्या रिमूव करने के पीछे कोई कारण या वैसे ही हटाया गया है? सर बजट स्पीच में ये नाम नहीं लिए थे, उन्होंने कहा था कि जो नेम बेस्ड कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं वी आर रिमूविंग देम, और जब चेक किया तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल और राजीव गांधी फाउंडेशन, तो गवर्नमेंट की अपनी मंशा। हालांकि अब इन फंड्स में आई डोंट थिंक कि कोई डोनेशंस दे रहा होगा, मतलब बहुत ही रेयर केस शायद होते हो, बट फॉर नेम सेक आई थिंक ये अमेंडमेंट हुई है और इन तीनों फंड्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है। अभी पीछे से सरकार एक स्कीम लेके आए थे, अग्निपथ स्कीम,
जी। जो जवान सेना में भर्ती होते हैं उनके लिए स्कीम लेके आई थी। तो अग्निपथ फंड भी आया है, वो जी। फंड को लेके भी क्या कोई डिडक्शंस अलाउ करी गई है? हाँ, उस फंड में उन्होंने पूरा उसको एग्ज़ेम्प्ट रखा है और जो फंड की अपनी इनकम होगी उसको ईई मॉडल पे ले गए हैं, मतलब फंड में किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो कंट्रीब्यूशन बाई अग्निवीर्स होगा, उस पे भी उनको पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। तो अग्निपथ स्कीम मतलब टैक्स से उसको हटा के रख रहे हैं, एटलीस्ट उस फंड वाले पार्ट। मतलब अग्निपथ स्कीम में पैसे कौन लगा सकता है, या अग्निवीर ही लगा सकते हैं या कोई भी लगा सकता है? सर सिर्फ अग्निवीर ही लगा सिर्फ अग्निवीर लगा सकते हैं। और एक सब चेंजेस और इसमें आया है सेक्शन 48 में, जहाँ पे हम कभी कोई प्रॉपर्टी बेचते थे और उस प्रॉपर्टी जो खरीदी होती थी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम निकालते थे, और हमने वो अगर लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन उस पर लिया हुआ है, हाउसिंग लोन जब हम लेते थे तो उसका एक सेक्शन 24(1)(b) में हम लोग उसका इंटरेस्ट क्लेम करते थे और 80(c) में उसका रीपेमेंट क्लेम करते थे। अब इन्होंने इसमें क्लेरिफाई किया है कि अगर आप वहाँ क्लेम कर चुके हैं तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं मानेंगे। क्या कहना चाह रहे थे ये? देखिए विनीत जी, इसमें जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन का, उसको तो हम वैसे भी कॉस्ट में नहीं लेते थे। लेकिन हाँ, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट हमने किया उस पे हमने 80C की रिडक्शन ले ली और बाद में वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउस की कॉस्ट तो है ही, तो वो डबल डिडक्शन शायद हो जाती थी। अब उस चीज़ को इनका इंटेंशन है कि ये नहीं होगा। अगर आपने हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल की रिडक्शन 80C में क्लेम की हुई है, तो बाद में जब आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे तो उतना पार्ट कॉस्ट का, क्योंकि उसकी रिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब ये अभी तक डबल टैक्सेशन पे चल रहा था, हम लोग डबल डबल क्लेम कर रहे थे, जो अब सरकार को किसी ने बता दिया कि भैया डबल हो रहा है। मे बी हो सकता है कुछ इस तरीके का हो। आपने बजट की बातें ऑलमोस्ट हम लोग को बताई, और इसमें एक लिव इन कैशमेंट का एक पॉइंट था सर, जो सैलरी क्लास होता है वो लिव इन कैशमेंट के पीछे मतलब कैलकुलेशंस में रहती है, क्या उस पर भी कोई चेंजेस आया है? सर ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है, जो कि शायद इस बजट में सबसे अच्छी खबर है सैलरीड क्लास लोगों के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर के और बाकी के अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लाइक पीएसयूज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबका लीव इनकैशमेंट जब मिलता है तो उस पे 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन हुआ करती थी। लिमिट थी कि 10 मंथ की सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा, तो वो 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन होती थी और ये अमाउंट 2002 में फिक्स हुआ था। बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी इसको बढ़ाने की, तो गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज दिस लिमिट टू 25 लाख रुपीज़। लेकिन 1/4/23 या उसके बाद जो रिटायर होंगे उन्हें 25 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप गलती से 31 मार्च 23 को रिटायर हो रहे हैं तो वो 3 लाख का ही बेनिफिट है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, जैसे FM साहिबा ने भी बीच में बोला था कि अमृत काल का बजट है ये। तो अमृत काल के बजट में 2002 के बाद सीधा चेंजेस 2023 में आया। टैक्स स्लैब भी 2014 में चेंज हुआ था, उसके बाद अब चेंज हुआ, बीच में छोटे छोटे चेंजेस आ गए। तो क्या ये अमृत काल का ही बजट था, और आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का जो बेसिक फंक्शन है कि फंड्स को एलोकेट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, ये 3 फंक्शन मेनली माने गए। तो जो फोकस है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज़्यादा है और जो देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित है, उसके ऊपर मेन फोकस है। आप देखेंगे तो जितनी भी एक्सपेंस की स्कीम्स हैं और वो सब हैं, तो जो समाज का सबसे पीछे वाला वर्ग है, जहाँ तक कुछ नहीं पहुँच रहा था या वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। तो कहीं ना कहीं उसको टैक्सेस के रूप में लेना होगा, तभी ये वेलफेयर स्कीम सरकार अपनी चला सकती है। मैं 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। मतलब अभी 3 नंबर, अगली बार और चेंजेस होने चाहिए आपके हिसाब से। और क्या चेंजेस थे जो नहीं हुए, आपको लग रहा था होने चाहते? सर एक तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, ये डिडक्शन मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, इस डिडक्शन मिलेगी, अब दोनों जगह मिलेगी। Why to keep do parallel schemes? There should be only one scheme for everyone. दूसरा, जो न्यू रिजीम है, अब सीनियर सिटीजन और जो वेरी सीनियर सिटीजन है उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी तरीके का नहीं है, उनके स्लैब रेट्स वही चले आ रहे हैं।
तो इस तरीके की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। थोड़ा सा स्लैब बढ़ा दें, उसको सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, कुछ डिडक्शंस धीरे-धीरे कम कर लें। तो सिंप्लीफाई अगर कर देंगे तो हम सीएस तो कौन पूछेगा? सर सीए की ज़रूरत तब भी थी, आगे भी रहेगी और हमेशा ही, बिकॉज़ इतना भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और बाकी का जो कंप्लायंस है, उसके लिए हमारी आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पे खुद कर लेते हैं, तो कई बार छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं अनजाने में और बाद में फिर उसका नोटिस आता है, कई बार टैक्स दोबारा देना पड़ता है, पेनल्टी भी लग जाती है, ब्याज भी लग जाता है और मेंटल स्ट्रेस अलग होती है, जो कि सिर्फ़ एक गलत क्लॉज़ में फिगर डालने से हो जाता है। सरकार तो फॉर्म का नाम ही सरल और सुगम लाती है। सर इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम और फॉर्म्स को रिवाइज़ करेंगे, नए फॉर्म्स, देखिए आगे क्या लाते हैं। तो जुलाई लास्ट डेट होती है, तो फॉर्म कब तक आ जाएंगे सर चेंजेस वाले? वो अगले असेसमेंट ईयर के लिए आएंगे शायद। तो अभी तो यही है और डेट्स में कोई चेंज इस बार नहीं किया गया है, कोई चेंज। बिल्कुल सर, आपने बजट की एक एक बात को बहुत बारीकी से बताया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी की कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके उसमें कमेंट कर सकता है और आपको बिल्कुल टाइमली आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और अगर आपको, मैं पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से, आज का दिन बड़ा बिज़ी होता है, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया, सबको जवाब देने होते हैं हम लोगों को। आपने उस टाइम में निकाल के बीच में आए और आपने बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें पढ़ी, उसके बाद आपने इस पे हमें प्रकाश डाला। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनीश जी, थैंक यू। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।